अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। आशीष के भी वही सेम सवाल से अब अधिक का धैर्य खत्म हो रहा था। वो सुबह से नोटिस कर रहा था सब उसको आर यू अलाइव पूछे जा रहे थे। पहले उसका बॉस, फिर मोम और अब आशीष। भाई, क्या मैं बीमार था? अधिक ने अपना बैग उठाकर बाहर जाते हुए पूछा। नहीं, क्यों? तुम बीमार हो क्या? आशीष ने उल्टा सामने अधिक को प्रश्न कर दिया। अरे यार, फिर मेरे हालचाल क्यों लोग सुबह से पूछे जा रहे हैं? कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो और उसके लिए ये सब नाटक चल रहे हैं तो बता दो। और बॉस को भी तुम लोगों ने अपनी हरकतों में शामिल कर दिया। अधिक नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। मीटिंग रूम से बाहर आकर वह सीधा कैंटीन की ओर चल पड़ा। आशीष काफी परेशान हालत में अधिक के पीछे पीछे कैंटीन की ओर चल देता है। अधिक, सुनो, रुको। सुनो मेरी बात। इसका मतलब तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है? आशीष ने फुल स्पीड में कैंटीन की ओर बढ़ रहे अधिक को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। क्या पता नहीं चला है? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मुझे पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और प्रिया का भी। शायद तुम लोग को ये बात अभी पता चली होगी। मुझे बॉस ने वही कॉल करके बता दिया था। अधिक आशीष की पूरी बात सुने बिना ही उसको बीच में काटकर बोलना शुरू कर देता है। अधिक, 2 मिनट रुक जाओ और सुन लो। अधिक यार, आशीष अभी भी जैसे अधिक को कैंटीन में जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अधिक की स्पीड से चलकर उसके आगे आकर उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक अधिक कैंटीन में दाखिल हो चुका होता है। ऑफिस की कैंटीन में दोपहर के 1 बजे जनरली काफी चहल पहल होती है। शोर बेका होता है, हंसी और मजाक का माहौल होता है। एक भी टेबल खाली नहीं बचता है। सब अपने अपने ग्रुप के साथ टिफिन शेयर कर रहे होते हैं। इतनी सारी कहानियां पनपती है इस कैंटीन में। लेकिन आज कैंटीन में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग इधर उधर बिखरे बैठे थे। अधिक के कैंटीन में दाखिल होते ही लोग उसको फिर से बीच बीच में तिरछी नजरों से देख रहे थे। कुछ एक लोगों का बड़ा सा झुंड कैंटीन की दीवार पर लगे 50 इंच के टीवी के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। अधिक भी उन लोगों के पीछे हाथ में पानी की बोतल लिए जा खड़ा हुआ। टीवी पर कुछ न्यूज काफी तेज आवाज में चल रही थी। मुंबई से जयपुर जाने वाली फ्लाइट संख्या 4509 की आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हुए अकस्मात में मरने वालों की संख्या हुई 12। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्नननन तेजी से एक आवाज अधिक के कानों में घुस आए और जैसे अधिक को आगे का सुनाई देना ही बंद हो गया। वो टीवी की स्क्रीन को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था लेकिन उसका दिमाग आगे की कोई भी बात प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो वही फिसल कर टेबल से जुड़ी चेयर पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। धड़ाम आवाज के साथ हाथों में पकड़ी पानी की बोतल भी फर्श पर छूट गई। आशीष एकदम से भागता हुआ अधिक के पास पहुंच गया। उसने ब्रेन फ्रीज के शिकार हुए अधिक को झंझोड़कर वर्तमान में लाने की कोशिश करी। लेकिन अधिक कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था। आशीष ने जल्द से एक चेयर खींची और बिल्कुल अधिक के सामने फेस टू फेस बैठ गया। अधिक, सुनो मेरी बात। इधर देखो। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है हमारी प्रिया बिल्कुल ठीक हो। काफी यात्रियों को बचाया भी गया है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार प्रिया की फैमिली के संपर्क में हूँ। हमारी ह्यूमन रिसोर्स टीम भी प्रिया को लोकेट कर रही है। अधिक, सुन रहे हो? अधिक यार। आशीष ने अधिक के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात बताने की कोशिश करी। लेकिन अधिक अभी भी खुली आंख मौन निद्रा में डूबा हुआ था। जैसे कोई उड़ते हुए पक्षी के पंख अचानक से काम करना बंद कर दे और वो फ्री फॉल की तरह जमीन की ओर गिरता ही चला जाए, वैसी ही मानसिक स्थिति अधिक की थी।
भी तक उसने अपने इमोशंस को महसूस भी नहीं किया था, बस जैसे गिरता ही जा रहा था, एक अनगिनत लंबी गहराई में। अधिक के मोम के बार बार उसके मोबाइल पर कॉल आ रहे थे। आशीष ने अधिक के दाएं हाथ में कैद मोबाइल में बज रही घंटी को सुन लिया। उसने अधिक के हाथ से जबरदस्ती से फोन छीन लिया और खुद उठा लिया। हेलो आंटी, मैं आशीष बोल रहा हूँ। अधिक का दोस्त। आशीष ने फोन उठाकर तुरंत कहा। बेटा। अधिक कहा है। मैं। वो न्यूज। बेटा वो ठीक है वहाँ। मैं कब से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम उसको घर ले आओगे? मुझे पता है अगर वो ठीक दिख रहा है तो वो नाटक कर रहा है। अधिक को कुछ भी करके घर पे छोड़ जाओ बेटा, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, वरना वही उसके साथ रहना। मैं ड्राइवर के साथ अभी अधिक के ऑफिस आती हूँ, मैं खुद उसको ले जाऊंगी। मेरा बेटा ठीक तो है न? अधिक की मोम ऑलमोस्ट रोते हुए नॉनस्टॉप बात किए जा रही थी। आंटी, आप शांत हो जाए, मैं हूँ यहाँ अधिक के साथ। वो अकेला नहीं है। अधिक को अभी अभी पता चला है और वो सदमे में है। हमें लगा था कि शायद मीटिंग में जाने से पहले उसको बात पता चल गई होगी, लेकिन आशीष की आवाज में परेशानी साफ साफ सुनाई दे रही थी। बेटा, तुम उसको संभालो, उसके पास ही रहना, मैं बस 15 मिनट में वहां पहुंचती हूँ। आशीष रिप्लाई करे उसके पहले तो अधिक की मोम ने फोन काट दिया। शायद घर से निकलने की जल्दी थी उन्हें, अपने प्यारे बेटे अधिक को संभालने की जल्दी थी, अधिक को गले लगाकर उसका मन शांत करने की जल्दी थी। आशीष अधिक को लेकर उसकी केबिन में चला आता है। ऑफिस में सब अधिक की हालत को देखकर और ज्यादा डर गए थे। प्रिया का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पूरे ऑफिस में एक मायूसी सी छा गई थी। कोई हंस नहीं रहा था तो कोई किसी से मजाक नहीं कर रहा था। सबके सर अपने अपन एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जड़े हुए थे। हालात कितने जल्दी बदल सकते हैं और जीवन का कोई भरोसा नहीं होता का भयानक डर पूरी ऑफिस में, शहर पे छाए काले कोहरे की तरह फैल गया था। अधिक, ये लो पानी पी लो। आशीष ने अधिक को अपनी बोतल से पानी पिलाया। पानी पीते ही जैसे सुलगती ज्वाला पे किसी ने बर्फ रख दी हो वैसे अधिक मुंह से निकल रही सांस के साथ बहुत धीरी आवाज में बुदबुदाया, प्रिया। और फिर जैसे शांति के बाद वाला तूफान शेर को दहाड़ने पे मजबूर कर देता है, बिल्कुल वैसे ही टिल्ड, प्रिया। अधिक इतनी जोर से चिल्लाया कि ऑफिस में बने कांच के कैबिन और खिड़कियां भी कांप उठे। देखते ही देखते अधिक की आंखों में आंसू भर आए। कब से तूफान को खुद में समेटे हुए वो बादल आखिर में बरस पड़ा। प्रिया, मेरी प्रिया। प्रिया को कुछ नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रिया ने मुझे मैसेज भी किया है। देखो, ये देखो। हड़बड़ी में अधिक अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलकर आशीष को दिखाने लगता है, जैसे पूरी दुनिया को वो साबित कर रहा था कि उसकी प्रिया महफूज है। नो, नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। प्लीज प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो प्रिया। रोता गिड़गिड़ाता हुआ अधिक फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। उसका फोन भी हाथ से छूट के 2 हिस्सों में बंटकर फर्श पर बिखर गया। आवाज और हल्ला सुनकर कुछ 1-2 लोग अधिक की केबिन में चले आए। सबने मिलकर अधिक को चेयर पर बिठाया, पानी पिलाया। अधिक का इतना कमजोर रूप शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। एक होनहार, कॉन्फिडेंट यंग जेंटलमैन ऐसा भी हो सकता है। अधिक एक इनसिक्योर से बच्चे की तरह हो गया था। जैसे कोई बच्चा अपनी फैमिली से बिछड़ गया हो और वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हो, वैसा ही कुछ हाल अधिक का था। ट्रिंग ट्रिंग। तभी आशीष के फोन पर प्रिया के घर से फोन आया। जानकी का घर, सूरत। 8 दिन बच गए थे। पूरे घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। छोटे से बर्तन के व्यापारी की बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। अड़ोस पड़ोस में बस इसी चीज को लेकर बातें हो रही थी। जानकी के घरवाले उसकी छोटे और दरता पर इतरा रहे थे तो कुछ लोग जलन से ही सही
इन खुशियों में शामिल हो रहे थे। शादी का खर्चा सब अधिक के घर से हो रहा था। इतने बड़े रिजॉर्ट में शादी का वेन्यू और इतने हाई-फाई तौर तरीकों से शादी के सारे फंक्शन होना मिडिल क्लास लोगों के लिए आम बात नहीं होती। आने वाले सब मेहमानों को पता चल ही रहा था कि यह सब जानकी के पिताजी के बस की बात नहीं है। ऊपर देख और आंखें बंद कर। जानकी की मां ने सेकी हुई काली मिर्च से उसकी नजर उतारते हुए उसे कहा। नजर उतारने के बाद जानकी को वो अपने सामने बिठाती है और कुछ सलाह दे रही है। सुन जानकी, शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जीवन भर के रिश्तों की बात है और ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। इसमें अब तुम्हारा पूरा परिवार शामिल है। मुझे वादा कर तू सिंघल परिवार की बहू बनेगी, सिर्फ अधिक की वाइफ नहीं। उन लोगों को शिकायत का एक भी मौका मत देना। ये मत भूलना तेरे पीछे तेरी छोटी बहन भी है और हर किसी को सुंदरता का वरदान नहीं मिलता है। इतना कहते हुए जानकी की मां ने मुंह के आड़े हाथ रखकर साइड में थू थू कर दिया। जी मां, सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा, आप टेंशन न ले। जानकी यह शादी करना पूरे दिल से चाहती थी। वो अधिक को दिल दे बैठी थी, लेकिन उसके घरवालों का ये बर्ताव उसको बार बार याद दिलाता था कि यह रिश्ता सिर्फ उसी को निभाना है। वो सोचती थी कि उसके घरवालों को इतनी बात क्यों नहीं समझ आ रही कि कुछ रिश्ते दौलत और रुतबे से ऊपर दिल से भी जुड़ते हैं। जानकी अपनों से बन रहे दबाव को जैसे तैसे हैंडल कर रही थी। इतना कुछ हो रहा था लेकिन उसके लिए बस एक ही उम्मीद थी, वो अधिक जैसा हमसफर और मुंबई शहर में इंतजार कर रहा उसका नया जीवन। उसके लिए ये हाईफाई शादी की रस्में सिर्फ एक पड़ाव था। जानकी बस इंतजार कर रही थी यह सब खत्म होने का और यहाँ से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी निकल के अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करने का। अधिक का ऑफिस, मुंबई। हेलो जी, मैं आशीष बात कर रहा हूँ। कुछ पता चला प्रिया के बारे में? आशीष ने प्रिया के पापा का कॉल आते ही एक ही साथ ये प्रश्न पूछ लिया। जी, ओह जी, बैंक गॉड। जी, नाम बताएंगे अस्पताल का? और अभी प्रिया को वही ले जा रहे हैं? जी, हम भी जल्द ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जी। आशीष को बात करते हुए सुन अधिक खड़ा हो गया। आशीष के फोन पर क्या बातें चल रही थी का इंतजार अधिक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फोन खत्म करते ही आशीष ने एक सांस में पूरी बात बताई। अधिक, प्रिया इज अलाइव। उसको गहरी चोट आई है, इसलिए उसको जयपुर इमरजेंसी केयर में ले जाया गया है। अधिक, हमें भी निकलना चाहिए। प्रिया का बच जाना ऊपर वाले का संकेत है कि प्रिया को अब कुछ नहीं होगा। अधिक, तुम्हारी प्रिया जिंदा है। आशीष की बातें अधिक बावरों की तरह सुने जा रहा था। प्रिया की न्यूज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो खुद को संभालते हुए चेयर पर बैठ गया। मेरी प्रिया जिंदा है, मेरी प्रिया। अधिक छोटे बच्चों की तरह खुशी से एक ही सेंटेंस बार बार दोहराए जा रहा था। उतनी देर में अधिक की मोम भी वहां पहुंच जाती है। आशीष सब बातें अधिक की मोम को बताता है और उसका और अधिक का जयपुर जाने का प्लान बताता है। अधिक अभी भी इंटरनेट के जरिए न्यूज को अपने मोबाइल में देख रहा था। आशीष, सुनो मेरी बात, मुझे नहीं लगता कि अधिक अभी इन हालात में जयपुर जा पाएगा। मैं अधिक को जानती हूँ। प्रिया अभी भी मौत से लड़ रही है। ऐसे में कुछ हो गया तो अधिक को वहां संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं अधिक को घर ले जाती हूँ, तुम जयपुर पहुँचो और हमसे संपर्क बनाए रखना। तुम्हारी बातों के अनुसार जब तक तुम जयपुर अस्पताल पहुँचोगे तब तक प्रिया की सर्जरी भी खत्म हो गई होगी। अधिक की मोम ने आशीष को साइड में ले जाकर बात की। जी आंटी, आप सही कह रहे हो। अधिक को इस हालत में संभालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी जयपुर के लिए निकल रहा हूँ और पहुँचते ही आपके साथ फोन से संपर्क में रहूंगा। बस आप अधिक को देख लीजिए। इतना कहकर आशीष अधिक की केबिन से बाहर निकल जाता है और जयपुर के लिए भी तुरंत ही निकल लेता है। अधिक बेटा, चलो अब यहाँ से।
घर चलकर थोड़ा आराम कर लो, ऐसे में तुम काम पर फोकस बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। अधिक की मोम ने अधिक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मोम, लेकिन मैं और आशीष जयपुर के लिए निकल रहे हैं। मैं अभी कैसे घर चल सकता हूँ? वहाँ प्रिया अस्पताल में। अभी भी डरा हुआ अधिक अपनी मोम की ओर देखते हुए बोला। मुझे पता है कि प्रिया वहाँ मौत से लड़ रही है बेटा, लेकिन तुम्हारे वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? मैंने आशीष को बता दिया है कि हमें हर पल वो वहाँ की स्थिति से वाकिफ रखें। और फिर अधिक तुम खुद को संभालो। इन सब के बीच तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। क्या तुम चाहते हो कि जानकी के घर बिल्कुल शादी के दिन हम फोन करके मना करें? परसों से रस्में शुरू हो रही है उनके घर। अब तक तो वहाँ मेहमान आना भी शुरू हो गए होंगे। आई एम सॉरी अधिक, लेकिन अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और खुद को संभालना होगा। अधिक की मोम ने अधिक को समझाते हुए कहा। मोम, आर यू किडिंग मी? यहाँ प्रिया मौत से लड़ रही है, मेरी जान अटकी हुई है, और आप इस वक्त शादी की बातें। मेरे से इतना सब एक साथ नहीं हो पाएगा मोम। मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी प्रिया की जिंदगी है। मैं जयपुर नहीं जा रहा, लेकिन प्लीज आप मुझसे इस वक्त शादी की बात नहीं करें तो बेहतर होगा। और आप भी कुछ वक्त के लिए प्लीज कुछ मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अधिक की बातें सुनकर उसकी मॉम पीछे हट गई। वैसे अधिक सही ही कह रहा था। उसने प्रिया से प्यार किया था, और जब किसी अपने की जान पर बनाती है तब कैसे कोई कुछ भी सोचने समझने की हालत में हो सकता है। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। अधिक और उसकी मॉम घर आ जाते हैं। अधिक लगातार जानकी के मैसेज या कॉल टालता है। उसको अभी किसी की फिक्र नहीं थी, बस प्रिया की जान कुछ भी करके बच जाए। वो घर पहुंचकर भी लगातार आशीष के संपर्क में था। वो चाहता था कि प्रिया जल्द से जल्द होश में आ जाए, उसके घाव भर जाए। उस रात प्रिया की खबर सुनने के बाद अधिक को चैन की नींद आई। सोने से पहले अधिक के खुदी के साथ बुदबुदाए शब्द, मेरी प्रिया जिंदा है। आई लव यू प्री। मुझे पता था तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा अधिक इंतजार कर रहा है। अधिक का घर मुंबई। जल्दी उठ गए बेटा, नींद ही नहीं आई क्या? सुबह के 5 बजे अधिक को किचन में कॉफी बनाते देख उसकी मॉम ने पूछा। आप भी तो जग रहे हो मोम? सोने की कोशिश की, लेकिन खैर आप कॉफी लेंगे? अधिक हाथ में मग लिए कॉफी फेंट रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने फोन की लॉक स्क्रीन पर जा रही थी। किसी भी वक्त आशीष का मैसेज या कॉल आ सकता है। अधिक और उसकी मॉम ड्राइंग रूम में कॉफी लिए बैठे थे। आज से घर में डेकोरेशन का काम शुरू होने वाला था। अधिक का शॉपिंग पिछले महीने ही खत्म कर लिया था। दोनों अलग अलग चिंता में डूबे हुए थे। आज अधिक के ननिहाल से कुछ लोग शादी के घर मेहमान बनकर आ रहे थे। अधिक की मॉम ने अधिक का चेहरा देखा। उनको डर था कि अगर फिर से उन्होंने शादी की बात निकाली तो वो भड़क जाएगा। गुस्से में बिल्कुल अपने पापा पर गया है, लेकिन अगर आज निर्णय नहीं लिया गया तो फिर देर हो जाएगी। आज कुछ भी करके अधिक को मनाना ही होगा। अपने बेटे की शादी के ढेरों अरमान लिए बैठी मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे की शादी इस मोड़ पर आ जाएगी। हालात भी कुछ ऐसे थे कि अगर उन्होंने शांति से काम नहीं लिया तो उनका बेटा बिखर जाएगा। नॉक नॉक। सुबह 7 बजे के आसपास घर में लाइटिंग और फूलों का डेकोरेशन करने के लिए इवेंट मैनेजर पहुंचने वाले थे। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड? हम अभी काम शुरू कर रहे हैं आंटी। सुबह जब अधिक उठेगा तो शादी वाला घर देखेगा। इट विल बी ए सरप्राइज फॉर हिम। इवेंट मैनेजर लड़की ने ऑलमोस्ट चहकते हुए अधिक की मोम को पूरे उत्साह और हर्ष के साथ अभिवादित किया। इतने कंफ्यूजन में अधिक की मॉम ने अभी कुछ भी बात करना सही नहीं समझा। उन्होंने हंसकर इवेंट मैनेजर लड़की और उसके साथियों को घर में आमंत्रित किया। पीछे की तरफ हॉल में बैठे अधिक ने जैसे कुछ देखा या सुना।
ही न हो वैसे कॉफी का खाली मग किचन में रखकर वो अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गया। अधिक की मॉम के लिए बर्दाश्त से बाहर जा रही थी चीजें। अगर इस समय उसके पापा को कुछ भी बताया तो उनका गुस्सीला स्वभाव सब बर्बाद कर देगा। वो जल्दी से किचन में चली आए और किचन में कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने वह मुंह पर पल्लू दबाए फुट कर रो पड़ी। एक तरफ उनके बेटे की खुशी थी और एक तरफ जानकी के सपने और उम्मीदें थी। जानकी का घर, सूरत। पूरे घर में सुबह 4 बजे से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज से जानकी की पार्लर वाली रोज कुछ न कुछ ट्रीटमेंट करने वाली थी। अधिक की मॉम ने बुक किया था पूरा पैकेज जानकी की पसंद का। वहां कुछ लोग डेकोरेशन में लगे थे तो कुछ दूर के रिश्तेदार ड्राइंग रूम में फैलकर जोर जोर से बतिया रहे थे। जानकी की माँ कुछ औरतों के साथ किचन में थी। गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा था। चाय की खुशबू पूरे घर में छाई हुई थी। जानकी को आज ही उसका पैकिंग खत्म करना था। उसके कमरे में चारों ओर शादी वाले रैपर में पैकिंग की हुई साड़ियां और कपड़े बिखरे पड़े थे। नया प्रीमियम ब्रांड का मेकअप का सामान और बॉडी केयर की चीजें लकड़ी के बास्केट में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर पैक किया गया था। जानकी के कमरे में आईने के सामने एक चेयर भर जगह खाली बची थी। दोपहर के समय पार्लर वाली के आते ही वह कोना भी भर गया। जानकी घर में चल रही इतनी भागा दौड़ी के बीच अपने कमरे में आईने के सामने चेयर पर बैठ गई। खुद को आईने में देखा और फिर आंखें बंद कर ली। उसके मन में भावनाओं का बवंडर उमड़ उठा था। एक साइड अधिक का रूखापन, मैसेज के रिप्लाई न देना और दूसरी ओर शादी की इतनी सारी चीजें और तैयारियां और अपनी दुनिया छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का डर। हालांकि इन सब के बीच नई जिंदगी के सपनों ने उसे जोड़ कर रखा था। जानकी ने आंखें बंद करी तो वो अधिक के घर आ पहुंची। अधिक की मॉम ने बताया था कि अधिक के बड़े से कमरे में ही उन्होंने नया कपबोर्ड बनवाया है, खास उसके लिए। उसके घरवाले कमरे के बराबर की साइज का पूरा कपबोर्ड है। उसमें जानकी के जूते और सैंडल सजाने की फर्श भी अलग से डिजाइन की गई थी। अधिक के कमरे की बालकनी से दूर दूर दिखती लंबी इमारतें और जहन में बस जाए वैसी वाली शांति। शहर की भाग दौड़ से ऊपर 23 माले पर बना एक आलीशान सा पेंट हाउस फ्लैट। अपने सपनों में खोई जानकी का मेकअप ट्रीटमेंट कब खत्म हो गया इस बात का उसको पता भी नहीं चला। अधिक का घर, मुंबई। नॉक नॉक। अधिक सर, कैन यू प्लीज ओपन द डोर। हमें कमरे में रिनोवेशन के बाद के कुछ फाइनल टचअप देने हैं। इवेंट मैनेजमेंट टीम के एक मेंबर ने अधिक का कमरा खटखटाते हुए कहा। अधिक ने कमरे का दरवाजा खोला और खुद फोन और सिगरेट उठाकर बालकनी में चला आया। अधिक के कमरे में सब चीजें उथल पुथल बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह कमरा कुछ दिनों में एक नई बहू का स्वागत करने वाला था। अधिक सर, ये आपके कपड़े कहाँ रखने हैं? और ये सामान? हमें ये कमरा ठीक करना है। क्या आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दोगे? हेल्पर लड़के ने बालकनी में सिगरेट के एक के बाद एक लंबे कश फूंक रहे अधिक से पूछा। ओह, शट अप यू गाइज। कब से दिमाग खाए जा रहे हो? लीव माई रूम नाउ। मुझे कोई साफ सफाई नहीं करवानी है। निकलो सबके सब। अभी निकलो। आउट। अधिक इतना जोर से दहाड़ा था कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंज उठी। बेचारे हेल्पर लड़के अचानक से अधिक का गुस्से से फिरा मिजाज देख तुरंत उसके कमरे से बाहर निकल आए। चिल्लम चिल्ली सुनकर अधिक की मां वहां भागी चली आई। उन्होंने हेल्पर लड़कों से जानने की कोशिश करी, लेकिन कोई कुछ बोले बिना ही चुपचाप वहां से निकल लिया। अधिक, क्या हुआ यहाँ पर? किस चीज के बारे में चिल्लाना हुआ यहाँ? सब ठीक है ना? अधिक की मॉम ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए पूछा। अरे माँ, क्या ठीक है? ठीक है, लगा रखा है। कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आप तो बस चाहती ही हो कि प्रिया मेरे जीवन से दूर चली जाए, तभी घर में इन लोगों को बुला लाए हैं। क्या तमाशे लगा रखे हैं माँ ये सब? अधिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
वो अपनी माँ से कम लेकिन हालातों से ज्यादा गुस्सा था। उसने अपनी लाइफ में कभी भी अपनी मॉम से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आज अधिक में अधिक की मॉम को अपने पति जैसे गुस्से का एहसास हुआ। अधिक का सर फटा जा रहा था। वो अपना फोन गुस्से में बैग पे फेंक कर बाइक की चाबी लेकर घर से निकल जाता है, जैसे भाग जाने से सारे प्रॉब्लम सुलझ जाते। अधिक की मॉम अचानक से अधिक में आए इस बदलाव को अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अधिक के फोन में घंटी बजी। उन्होंने अधिक को रोकने की कोशिश करी लेकिन तब तक तो अधिक घर से निकल चुका था। जितना गुस्सा उतना ही आवेग भर आया था उसके जहन में। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, नमस्ते आंटी, आप? मैंने वहां कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो अधिक के मैसेज नहीं मिल रहे थे तो जानकी ने हिचकिचाते हुए एक ही सांस में पूछ डाला। हेलो, हाँ जानकी बेटा, कैसी हो? वो अधिक कुछ शादी के कामों के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और उसका फोन घर पे ही छूट गया है। शायद इसीलिए तुम्हारे मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा होगा। तुम टेंशन मत लो, यहाँ सब ठीक है। वहाँ सब कैसा चल रहा है? डरी हुई अधिक की माँ समझ ही नहीं पाई कि अचानक से सामने खड़े हुए जानकी के सवालों का वो क्या जवाब करती। उन्होंने जानकी के कॉल को तो हैंडल कर लिया था, लेकिन अब आगे के हालात उनको अपने बस से बाहर जाते हुए दिख रहे थे। अचानक से अधिक का ऐसा सब पर गुस्सा निकलना, अपनी मॉम पर ऐसे लाइफ में पहली बार चिल्लाना और बिना शर्मिंदगी महसूस किए या सॉरी बोले इस तरह घर से निकल जाना, ये सब वो पहली बार देख रही थी। अधिक की मॉम को अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अधिक की मानसिक हालत और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही थी। अभी तक आशीष की ओर से कुछ अपडेट भी नहीं आई थी। आशीष को जयपुर पहुंचे हुए 5 घंटे होने आए थे। समय रेत की रफ्तार भाग रहा था। हर एक पल में इस तरह सच्चाई को छिपाना उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ना चाहते हुए उन्होंने अधिक के पापा को कॉल करके घर पे बुला लिया। वो तय करती है कि अब आगे का सब वो ही डिसाइड करेंगे। हालातों को संभालने में वो असफल साबित हो गई थी। अधिक का घर नोक नोक। अरे, आप इतना जल्दी आ भी गए? मुझे लगा था आप शायद बिजी होंगे। अधिक की माँ उनके गुस्सैल, अहंकारी और हर दफा ऑफिस के कामों में महा बिजी रहने वाले पति को सामने खड़ा देख हकलाते हुए धीरे स्वर में पूछा। सौम्य, सीधी बात बताओ, तुमने ही कॉल करके मुझे घर आने को कहा, तो मैं चला आया। अब उल्टे सवाल मुझी से पूछे जा रही हो। छोटू छोटू, कहाँ मर गया ये? हमारे घर के नौकर भी प्रधानमंत्री की तरह पेश आते हैं। छोटू, चाय ले आ। अधिक की मॉम को एकदम से कड़क शब्दों में हो रही बातचीत के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने अधिक और प्रिया की बात अपने पति के सामने रखी। प्रिया के एक्सीडेंट की बात भी बताई। उनको पक्का यकीन था कि तूफान आएगा। घर में 2-4 चीजें फेंकी जाएगी और कुछ चीजें दीवार से टकराकर टूटेगी। वो पहले से ही डर कर अपने पति से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास किए जा रही हो? तुमसे बात ही नहीं करनी है मुझे। वेयर इज अधिक? अधिक के पापा गुस्से में आग बबूला हो उठे। वो अधिक के कमरे की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक ही धक्के में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अधिक, वेयर द फक आर यू? जैसे आज सिंघल परिवार में सिंह दहाड़ उठा था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।